नमस्कार। आज हम दिल्ली हाई कोर्ट के एक बड़े ही दिलचस्प फैसले पर बात करेंगे। जी। ये वकीलों और उनकी आगे की पढ़ाई खासकर एलएलएम से जुड़ा है जी। और इस बात पर कि क्या ऐसी पढ़ाई उनकी प्रैक्टिस में कोई रुकावट डालती है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है वकीलों के लिए। हमारे पास जो जानकारी है वो करण अंतिल बनाम हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केस के जो कोर्ट पेपर्स हैं उनसे ली गई है। जी हाँ। तो आज का मकसद है इसी केस को थोड़ा खंगालना, ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई वकील प्रैक्टिस करते हुए मान लीजिए एलएलएम करता है तो क्या उसकी लगातार प्रैक्टिस वाली शर्त, जो जुडिशियल सर्विस के लिए चाहिए होती है। हाँ बिल्कुल, जो जुडिशियल सर्विस में नियुक्ति के लिए जरूरी है, जी। क्या वो प्रभावित होती है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या एक वकील का फुल टाइम एलएलएम कोर्स करना उसकी लगातार प्रैक्टिस, जिसे अंग्रेजी में कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कहते हैं, उसको तोड़ देता है। और ये सवाल जरूरी इसलिए है क्योंकि दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस मतलब डीएचजेएस, उसमें बैठने के लिए कम से कम 7 साल की लगातार प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। ये एक बुनियादी शर्त है। जी, ये क्वालिफिकेशन का एक अहम हिस्सा है। इस मामले में जो याचिकाकर्ता थे करण अंतिल, उन्होंने डीएचजेएस के एक उम्मीदवार की नियुक्ति को चुनौती दी थी। अच्छा। उनका तर्क ये था कि भाई उम्मीदवार ने सितंबर 2015 से जून 2016 तक यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूसीएल से फुल टाइम एलएलएम किया, तो इस वजह से उनकी 7 साल की जो लगातार प्रैक्टिस वाली शर्त है वो पूरी नहीं होती। हाँ, ये उनका मेन आर्ग्यूमेंट था कि वो 1 साल प्रैक्टिस में नहीं थे। एग्जैक्टली। लेकिन यहीं पर हाई कोर्ट का नजरिया एकदम साफ था। कोर्ट ने कहा कि एलएलएम कोर्स करने को प्रैक्टिस में रुकावट नहीं माना जा सकता। अच्छा। हाँ बिल्कुल, कोर्ट के शब्दों में कहें तो उन्होंने साफ लिखा है, मास्टर ऑफ लॉ एलएलएम कोर्स करना वकील की प्रैक्टिस में रुकावट नहीं माना जाएगा। ओके, मैंने सुना है इसके बारे में। जी, ये प्रस्ताव साफ तौर पर वकीलों को इजाजत देता है कि वो प्रैक्टिस जारी रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा। प्रस्ताव में लिखा है, प्रैक्टिस करने वाले वकील रेगुलर छात्र के तौर पर एलएलएम कोर्स कर सकते हैं बिना अपनी प्रैक्टिस सस्पेंड किए। ओहो, यानी अपना वकालतनामा सस्पेंड कराने की जरूरत ही नहीं है एलएलएम करने के लिए। बिल्कुल नहीं, बीसीआई इसे ज्ञान बढ़ाने का जरिया मानता है, रुकावट नहीं। ठीक है, ठीक है। तो फिर इसका असर जो डीएचजेएस के नियम हैं, रूल 92 और संविधान का अनुच्छेद 233(2), जिसमें वो कम से कम 7 साल की लगातार प्रैक्टिस वाली बात लिखी है, उस पर क्या पड़ा? कोर्ट ने उसे कैसे देखा? हाँ, कोर्ट ने इस पर भी अपनी व्याख्या बड़े अच्छे से स्पष्ट की। देखिए, पहली बात तो कोर्ट ने एडवोकेट और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के बीच कोई खास कानूनी फर्क नहीं माना इस संदर्भ में। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति बार काउंसिल में एनरोल्ड है तो उसे प्रैक्टिस में ही माना जाएगा, जब तक कि हाँ कुछ खास स्थितियां ना हो, जैसे उसने खुद अपनी प्रैक्टिस सस्पेंड कर दी हो या फिर कोई ऐसा काम कर रहा हो जो वकालत के नियमों के खिलाफ हो। अच्छा, सिर्फ एनरोलमेंट काफी है? हाँ, इस योग्यता के लिए। और दूसरी अहम बात जो कोर्ट ने कही वो ये थी कि ये 7 साल की योग्यता तय करते वक्त ये देखने की जरूरत नहीं है कि वकील असल में कोर्ट में कितने केस लड़ रहा था या किस तरह की प्रैक्टिस कर रहा था। ओह, ये तो काफी बड़ी बात है। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति आवेदन की तारीख से पहले 7 साल तक वकील के तौर पर एनरोल रहा है तो वो योग्य माना जाएगा, बस। ये वाकई में एक क्लियर स्टैंड है कोर्ट का, क्योंकि अक्सर ये बहस होती है कि सिर्फ एनरोलमेंट काफी है या एक्टिव प्रैक्टिस दिखानी पड़ेगी। सही कहा। और इसी से जुड़ा तीसरा बिंदु ये था कि कोर्ट ने स्टैंडिंग एट द बार मतलब बार में कितने समय से हैं और प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट यानी वकील के तौर पर प्रैक्टिस करना, इसमें भी कोई अंतर नहीं माना। इनमें भी कोई अंतर नहीं? जी नहीं। कोर्ट के शब्दों में कहें तो कोर्ट एक व्यक्ति जो वकील है और एक व्यक्ति जिसने वकील के तौर पर प्रैक्टिस की है के बीच कोई अंतर मानने को तैयार नहीं था। उनके लिए एनरोलमेंट ही मुख्य था। तो इन सारी दलीलों को देखते हुए और बीसीआई के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए कोर्ट आखिरकार किस नतीजे पर पहुंचा? याचिका का क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने माना कि याचिका में कोई दम नहीं है और उम्मीदवार की जो नियुक्ति हुई थी वो बिल्कुल सही थी। अच्छा, तो याचिका खारिज हो गई? जी, और इस फैसले का महत्व बहुत ज्यादा है। ये वकीलों के लिए, खासकर जो युवा वकील हैं, उनके लिए आगे पढ़ने, स्पेशलाइज करने के रास्ते खुले रखता है, बिना इस डर के कि उनकी प्रैक्टिस की कंटिन्यूटी पर कोई सवाल उठ जाएगा। ये एक तरह से वकीलों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। तो कुल मिलाकर दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले से बात तो एकदम साफ हो गई है कि अगर कोई वकील बार काउंसिल में एनरोल्ड रहते हुए
LLM जैसी कोई हायर एजुकेशन देता है हाँ, तो उसकी प्रैक्टिस लगातार जारी मानी जाएगी और जुडिशियल सर्विस जैसी जगहों पर नियुक्ति के लिए उसकी योग्यता पर कोई आंच नहीं आएगी। बिल्कुल सही। ये योग्यता के लिहाज से एक बहुत ही स्पष्टता देने वाला फैसला है। लेकिन यहाँ एक बात और सोचने लायक है ना? क्या? ये फैसला LLM और प्रैक्टिस की निरंतरता के सवाल को योग्यता के हिसाब से तो हल कर देता है, लेकिन ये हमें लीगल प्रैक्टिस का जो बदलता हुआ मिजाज है उस पर भी सोचने को कहता है। अच्छा, किस तरह से? जैसे LLM या फिर दूसरे तरीकों से, वर्कशॉप से, पढ़ने से, क्या ये चीज उसकी प्रैक्टिस को असल में ज्यादा मायने नहीं देती, बजाय इसके कि हम सिर्फ साल गिने? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है कि प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ कोर्ट में खड़े होना या लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाना भी उसका हिस्सा है। इस पर जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, शायद भविष्य में इस पर भी और चर्चा हो।